If you're a sports buff like me, and I've always wondered, how do those graphics come on air? What is the process behind it? Who's the person behind it? How do they get updated? I've got the perfect interview for you all today. I have with me today is the backbone of the Indian sports broadcasting, the person who gives life to live sports in India, the person who started as a wedding photographer but now runs an empire without which the Indian sports market is incomplete. Please welcome the CMD of Monarch, Mr. Viren Satra. सर थैंक यू सो मच। सबसे पहले आपने हमें समय दिया और आज हमारी वीडियो बातचीत हम करने वाले थे किस तरीके से ग्राफिक्स ऑन एयर जाता है और एक जो स्पोर्ट्स फैन मेरी तरह होते हैं उनके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं इसके बारे में। लेकिन वो सब शुरू करने से पहले हम जानना चाहेंगे कि सबसे मोनार्क काम क्या करती है, मतलब क्या क्या है मोनार्क का काम? राइट, सो मोनार्क एक ब्रॉडकास्ट कंपनी है और मोनार्क डिफरेंट डिफरेंट ब्रॉडकास्ट का प्रोडक्ट बनाती है और स्पोर्ट्स और डिफरेंट इवेंट्स की सर्विस भी प्रोवाइड करती है। सो मोनार्क जैसा कि वीडियो ब्रॉडकास्टिंग के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट जैसा कि ऑफ एंड एडिटिंग सिस्टम है जो मोनार्क डेवलप करता है। उसके अलावा ऑगमेंटेड रियलिटी ग्राफिक्स जो हम लोग स्पोर्ट्स में देखते हैं, फ्लोर के नीचे ग्राफिक देखते हैं, AR ग्राफिक देखते हैं, तो वो भी प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं। और आप देखते हो स्पोर्ट्स के अंदर जो हमें ग्राफिक्स CG के थ्रू आता है, 2D ग्राफिक भी आता है, 3D ग्राफिक आता है, तो मोनार्क 2D ग्राफिक सिस्टम भी डेवलप करता है। इस तरह के अलग अलग हम लोग प्रोडक्ट डेवलप करते हैं। हमारी कंपनी बॉम्बे बेस्ड कंपनी है, हेड ऑफिस हमारा बॉम्बे है और अक्रॉस द इंडिया एवरी स्टेट में हमारी एक ऑफिस है। ऑलमोस्ट करीबन 250 से ऊपर हमारे पास एम्प्लॉयज़ है। एंड हमारा हेड ऑफिस जो बॉम्बे है वहाँ पे हम एम्प्लॉयज़ के डिफरेंट डिफरेंट वर्टिकल्स है हमारे साथ। हमारे डिफरेंट डिफरेंट वर्टिकल्स है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी हमारा खुद का इन हाउस है, हार्डवेयर डेवलप भी हम लोग करते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी हम लोग करते हैं और पूरा डिज़ाइनिंग ये पूरा सेटअप इज़ इन बॉम्बे ऑफिस बेसिकली। तो मतलब ब्रॉडकास्ट में जो भी कुछ अलग अलग पहलू हैं वो सब आप लोग कवर कर रहे हैं। लेकिन अभी तक आपने कौन कौन से खेल अभी तक किए हैं, कौन कौन सी लीग्स अभी तक आपने किए हैं, अगर आप उसके बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं? बिल्कुल, हम लोग अभी जो लास्ट 2 साल से अंदर हम लोग मोनार्क लास्ट 3 साल से DD स्पोर्ट्स का कंप्लीट ग्राफिक्स करते हैं। यानी कि DD स्पोर्ट्स का जितना भी आउटडोर गेम्स होता है, आप जो भी आप DD स्पोर्ट्स में लाइव देखते हो, जितने भी आउटडोर गेम्स होते हैं वो सारे ग्राफिक्स हम लोग करते हैं। उसके अलावा स्टूडियो के अंदर भी, DD स्टूडियो के अंदर भी फोर्थ अंपायर और डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम है, वहाँ पे भी हम लोग पूरा कवरेज ग्राफिक जो भी लुक एंड फील है पूरा हम लोग करते हैं। तो ग्राफिक्स इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड आइटम, वेरी वास्ट। ग्राफिक अगर आप बोलो तो वास्ट आइटम है, बहुत सारी प्रोसेस है उसके अंदर। मतलब एक ग्राफिक जो भी आप स्क्रीन पे देखते हो, मतलब हम जो भी स्पोर्ट्स देखते हैं विदाउट ग्राफिक्स मतलब अधूरा अधूरा लगता है। मतलब कि खाली प्रोडक्शन के साथ जब तक ग्राफिक्स नहीं मिलता है तब तक अधूरा अधूरा लगता है। और ग्राफिक्स में पूरा प्रोसेस डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस जो आपको आगे आके बता देंगे। अच्छा सर, और एक सवाल मेरा है, मैंने इंट्रो में भी अपने दर्शकों को बताया था कि आपने एक वेडिंग फोटोग्राफर के तौर पे शुरुआत की थी और वेडिंग फोटोग्राफी से स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग किस तरह, क्या प्रेरणा आपको मिली और किस तरह का ये सफ़र रहा, कैसे अब तक ये सफ़र रहा है? बिल्कुल, मेरा करियर स्टार्ट हुआ था वेडिंग फोटोग्राफर से और 1984 से मैंने वेडिंग वीडियोग्राफी स्टार्ट किया था। और उस टाइम पे बहुत सारी चैलेंजेस थी। चैलेंजेस का मतलब जो भी हम लोग शूटिंग, प्रोडक्शन, एडिटिंग, डबिंग जो भी हम करते हैं सारी इक्विपमेंट इंटरनेशनल थी, कोई भी इंडियन प्रोडक्ट नहीं था। तो और मेरी रिक्वायरमेंट हमेशा कुछ डिफरेंट करने की होती थी। एग्जांपल, हम लोग उस जमाना 1987 की बात करते हैं तो वेडिंग के अंदर भी हम मल्टी कैमरा सेटअप लगाते थे। तो उसके अंदर उस जमाने में हमने ओबी वैन बनाई थी, स्मॉल ओमनी कार के अंदर मल्टीपल कैमरा सेटअप लगा के और वेडिंग हॉल में जाके प्लग एंड प्ले करके हम लोग वहाँ से लाइव करते थे। लेकिन चैलेंजेस उधर ऐसी थी कि हमारी जो भी रिक्वायरमेंट थी वो सब इंटरनेशनल प्रोडक्ट थी, मार्केट में इंडियन प्रोडक्ट नहीं था। तो आई एम ऑलवेज लुकिंग कि भाई मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो कैसे हो। सो वी स्टार्टेड टू टाई अप विद कपल ऑफ इंटरनेशनल कंपनी, ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, पिनेकल कंपनी थी और मल्टीपल कंपनीज थी। उनके प्रोडक्ट हम लोग ने इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशनशिप शुरू किया। लेकिन उनके डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट लेके हम लोग ने सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करके हमारे जो इंडियन क्लाइंट और रिक्वायरमेंट जो भी हमारी होती थी वो आइटम हम लोग फुल फ्लेज करते रहे। और इस तरह मोनार्क एक सॉफ्टवेयर कंपनी का शुरुआत करके वी स्टार्टेड अवर ओन प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अच्छा सर, अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल जिस पे ये पूरा वीडियो आधारित है कि एक ग्राफिक
उसका जन्म से लेकर ऑन एयर जाने तक का सफर क्या होता है, कैसे शुरू होता है, कैसे वो ऑन एयर फायर होता है, कैसे एक आप जिस अगर दे सकते हैं तो हमारे दर्शकों को। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा मैंने बोला कि ग्राफिक बहुत वास्ट आइटम है और ग्राफिक्स के लिए मल्टीपल इक्विपमेंट यानी कि हार्डवेयर भी रिक्वायरमेंट है और डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर भी रिक्वायरमेंट होता है। तो हार्डवेयर जैसा कि हमको 2D ग्राफिक्स चाहिए तो उसके लिए CG सिस्टम लगता है, दैट इज कॉल्ड ग्राफिक्स सिस्टम लगता है 2D है, तो उसके ग्राफिक्स ऑन एयर फायर होता है। देन हमको जैसा आप देखते हो कि आपको हमको आजकल आप IPL और डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट देखते हो तो उसमें फ्लोर के ऊपर ग्राफिक्स आता है, विकेट कीपर का AR ग्राफिक्स आता है, फ्लोर के ऊपर भी अलग अलग AR ग्राफिक्स, उसके लिए 3D AR सिस्टम लगता है। तो ये सारे प्रोडक्ट हम लोग ने डिज़ाइन किया है, तो इसके लिए हार्डवेयर या आइटम रिक्वायरमेंट है, उसके साथ सॉफ्टवेयर भी इंक्लूडिंग होता है और ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग भी इंक्लूड होता है। यानी कि अगर आपको 2D ग्राफिक्स करना है तो प्रोसेस ऐसा है कि सबसे पहला तो डिफरेंट हमारा जो भी इवेंट होता है उसके अंदर प्रोडक्शन इंचार्ज यानी कि प्रोड्यूसर बोलते हैं उसको, उस इज द हेड जो पूरा प्रोडक्शन ऑन एयर करता है। उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमको जो जो उसकी रिक्वायरमेंट है बेस्ड ऑन द स्पोर्ट्स और मल्टीपल स्पोर्ट्स होता है, उस स्पोर्ट्स के हिसाब से ग्राफिक्स हमको डिज़ाइन करने होते हैं, नंबर 1। और ये प्रोड्यूसर जो भी इवेंट ऑर्गेनाइज होता है या तो गेम ऑर्गेनाइज होता है उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो प्रोड्यूसर फुल फ्लेज करता है। यानी कि ये दोनों की रिक्वायरमेंट ग्राफिक्स वाले को सप्लाई करनी है। अब इसके अंदर सबसे पहला ग्राफिक्स शुरू करने के लिए हमको जो भी प्रोड्यूसर है या तो इवेंट ऑर्गेनाइजर है उनके साथ एक मीटिंग करनी होती है और उनकी रिक्वायरमेंट समझनी होती है, नंबर 1। नंबर 2, जो भी स्पोर्ट्स है, सपोज एग्जांपल हॉकी है या क्रिकेट है, तो जो भी स्पोर्ट्स है वो स्पोर्ट्स रिलेटेड हमको ग्राफिक्स डिज़ाइन करनी पड़ती है, नंबर 1। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आइटम है डाटा। जैसा आपको पता है कि स्पोर्ट्स इज डाटा, यानी आप जो भी ग्राफिक्स दिखा रहे हो वो एनालिसिस के लिए भी काम आता है, डिस्प्ले के लिए भी काम आता है। तो वो जो सारे ग्राफिक्स है वो सारे सॉफ्टवेयर के साथ इंटीग्रेट करने पड़ते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा आप ग्राफिक और डाटा दिखाओगे उतना व्यूअरशिप अट्रैक्ट होगा, जिससे ग्राफिक्स के रिलेटेड इवन स्पोर्ट्स पर्सन भी एनालिसिस के लिए यूज़ करता है, उसका कोच भी एनालिसिस के लिए यूज़ करता है डिफरेंट डिफरेंट ग्राफिक्स के लिए। तो इसका प्रोसेस शुरू होता है प्रोड्यूसर से, उनके साथ पहला मीटिंग करना होता है 2 से 4 दिन तक। देन हम उसको डिफरेंट काइंड की थीम बना के देते हैं। सपोज हमारा डिज़ाइन जो भी गेम है उसका कलर थीम क्या है। अच्छा सर, थैंक यू सो मच, आपने इस बारे में बात की कि उसका कलर थीम क्या है। अक्सर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे हम डिस्कस करते हैं कि यार ये टूर्नामेंट का ग्राफिक कितना सुंदर था, इसका इतना अच्छा नहीं है। तो ये कौन डिसाइड करता है, कैसे डिसाइड होता है कि इसका क्या कलर थीम होगा, क्या होगा? बिल्कुल, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भी स्पोर्ट्स है उसका लुक एंड फील अगर वो एक इवन थीम है, मैं यानी कि मेरा सपोज कोई स्पोर्ट्स है उसका रेड ब्लू ग्रीन थीम है एग्जाम्पल, तो उस थीम के हिसाब से ग्राफिक्स सारा ग्राफिक्स डिज़ाइन करना होता है। अगर डिज़ाइन प्रॉपर नहीं करेंगे तो अनबैलेंस हो जाएगा, तो व्यूअरशिप को अट्रैक्ट नहीं होगा। तो उसके पहला सबसे पहला थीम डिसाइड होता है कि कौन सा थीम है, अभी करंट इवेंट का थीम क्या है, उसका लोगो क्या है, ये सारा एस्पेक्ट रेशियो हमको टेक केयर करना होता है ग्राफिक डिज़ाइन के लिए। फिर कौन सी टाइप की स्पोर्ट्स है, सपोज क्रिकेट है तो उसमें कौन सा टाइप का ग्राफिक्स चलता है, डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स में डिफरेंट डिफरेंट टेम्पलेट्स और ग्राफिक्स आता है। तो एग्जांपल क्रिकेट के अंदर आप देखते हो वास्ट ग्राफिक्स का चेंज है, मतलब लोअर थर्ड से लेके फुल स्क्रीन से लेके मल्टीपल ग्राफिक्स डिफरेंट डिफरेंट टेम्पलेट होती है। ये नंबर ऑफ टेम्पलेट के लिए हमारा ग्राफिक्स सिस्टम है वो भी इंटीग्रेट होना होता है। एग्जाम्पल सपोज क्रिकेट में इंस्टेंट ग्राफिक्स होता है, बहुत सारा सबसे फास्ट गेम ग्राफिक्स रिलेटेड इस क्रिकेट होता है, जितने ज़्यादा नंबर उतने ज़्यादा ग्राफिक्स, जितने नंबर उतने ज़्यादा ग्राफिक्स है, तो उसमें इंस्टेंट ग्राफिक्स। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है तुम्हारा ग्राफिक सिस्टम क्या है जो फायर करने वाला, मतलब जो भी इवेंट चल रहा है ऑन द स्पॉट ग्राफिक्स फायर करना है, और उसके बेस पर नंबर ऑफ टेम्पलेट फायर डिजाइन करना है। तो पहला प्रोसेस नंबर ऑफ टेम्पलेट हम लोग फाइनल करते हैं प्रोड्यूसर का बात में कि हम लोग इतना सारा टेम्पलेट दिखाने वाले, उसके बेस पे हम वो थीम बना के 1 से 2-3 थीम बना के हम प्रोड्यूसर को दिखाते हैं। प्रोड्यूसर जो भी इवेंट मैनेजर उनके साथ फाइन करके अप्रूव करके ओके करता है, एंड देन हमारा थीम तैयार होता है। मतलब सपोज 200-250 जितनी भी टेम्पलेट है वो टेम्पलेट फाइनल हो गई, 1 टेम्पलेट फाइनलाइज हो गई, टेम्पलेट को सॉफ्टवेयर के साथ इंटीग्रेट होना, क्योंकि एक डाटा मल्टीपल जगह पे डिस्प्ले होता है, तो उसके लिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी इंक्लूडेड होता है बेस्ड ऑन द ग्राफिक। तो ये सॉफ्टवेयर और ग्राफिक्स इंटीग्रेट होता है पहला, उसके बाद ये प्रॉपर इंटीग्रेट हुआ है कि नहीं उसके लिए टेस्टिंग डिवीजन होता है, जहाँ पे
इंटीग्रेशन होने के बाद हम लोग डमी गेम बना के पूरा आइटम को टेस्ट करते हैं कि हर टेम्पलेट में प्रॉपर डाटा आ रहा है या नहीं आता है। काफ़ी जगह पे आपने देखा होगा कि कुछ जगह पे डाटा अलग दिखता है लेकिन सेम आइटम अलग दिखता है, क्योंकि दोनों इंटीग्रेट नहीं हुआ है सॉफ्टवेयर के साथ। तो वो काफ़ी क्रिटिकल पार्ट है, टेस्टिंग का पार्ट है। ये पूरा साइकिल 1 से 2 महीना जाता है, क्योंकि थीम डिजाइन होता है और थीम में बहुत टाइम चेंजेस होता है कि प्रोड्यूसर बोलता है ऐसा नहीं ऐसा चाहिए, या प्रोड्यूसर अप्रूव किया तो ऑर्गेनाइजर ने जो भी इवेंट मैनेजर उन्हें अप्रूव नहीं किया, तो ये थोड़ा सा स्टार्टिंग में एक क्या बोलते हैं गमरिंग होता है कि कौन से टाइप का थीम फाइनल करना है। उसके बाद टेम्पलेट डिजाइनिंग के बाद सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग और उसके बाद ग्राफिक्स एनिमेशन होता है। मतलब आपको कौन सा टाइप का मतलब मेरा स्कोर बोर्ड दिखेगा कैसा, मतलब एनिमेशन होके जाएगा, इस तरह ये एनिमेशन होगा, टेस्टिंग होगा, और उसके बाद OB1 मतलब प्रोडक्शन में मल्टीपल जगह पे प्रोडक्शन होता है, तो वहाँ पे जाएगा और फाइनली ये ऑनलाइन जाएगा। अभी ग्राफिक्स में ये 2D की बात हुई, जैसा आपको पता बोला फ्लोर ग्राफिक्स चाहिए, 3D आइटम बनाना है, तो उसके लिए ऑगमेंटेड रियलिटी ग्राफिक्स सिस्टम होता है, उसके लिए 3D में डिजाइन करना होता है। यानी कि जो भी हमको ग्राफिक्स दिखाना है वो 3D में डिजाइन होगा, मतलब 3D के लिए ये AR ग्राफिक आजकल जैसे ऑस्ट्रेलिया में कुछ मैचेस होते हैं, मैं देखता हूँ कि एक कैमरा एंगल में ग्राउंड बिल्कुल खाली है, वहीं जो मेन ब्रॉडकास्ट कैमरा उसमें एड्स दिखते हैं, तो वो भी AR ग्राफिक का हिस्सा बिल्कुल होता है। बिल्कुल वो भी एयर ग्राफिक्स का हिस्सा होता है, जिसके अंदर आप एयर मल्टीपल जगह पे यूज कर सकते हो। एक फ्लोर के अंदर यूज किया, फ्लोर के अंदर मल्टी कैमरा सेटअप की, मतलब 4 कैमरा लगाया है। तो सपोज आपको कौन सा ग्राफिक्स कौन से कैमरे के साथ दिखाना, तो जो कैमरे के साथ आपको ग्राफिक्स दिखाना है उस कैमरे के साथ हमको ग्राफिक्स डिजाइन करके उसके साथ अलाइन करना होता है। यानी जब भी ये कैमरा कट करोगे आप, तब भी उसके साथ जो ग्राफिक्स हमने असाइन किया वो आएगा। सपोज आपको मल्टी कैमरा सेटअप है और आपको इस कैमरे से भी दिखाना है, तो यहाँ पे भी आपको ग्राफिक्स के लिए ओके ईच कैमरे के लिए AR ग्राफिक्स सिस्टम हार्डवेयर लगता है। हार्डवेयर 3D ग्राउंड और सबको मैपिंग करता है। तो सपोज आपको यहाँ पे भी दिखाना है, तो इसके लिए भी अलग AR सिस्टम लगेगा, इसके लिए भी अलग AR सिस्टम लगेगा। यानी जितना मल्टीपल कैमरे के ऊपर आपको ग्राफिक्स दिखाना है, उतना आपको ग्राफिक सिस्टम और उसके साथ कौन सा ग्राफिक दिखाना है वो आइटम को मैप करना होता है। ये मैपिंग का प्रोसेस है, मतलब कम से कम 2 घंटे से लेके 8 घंटे तक उसको प्रॉपर अलाइन करना पड़ता है। ग्राउंड के हिसाब से ग्राउंड कितना बड़ा है, मेरे को मैक्सिमम शॉट क्या लेना है और क्लोजअप कहाँ लेना, उसके बेस पे अलाइन हो जाएगा। एक टाइम अलाइन हो गया, इट टेक्स सम टाइम बेस्ड ऑन द कौन सा ग्राफिक्स कैसा दिखाना, एक टाइम अलाइन हो गया एंड देन इट इज रेडी टू गो बेसिकली। तो ये 2D फ्लोर ग्राफिक्स हो गया। सिमिलर आइटम हमको सपोज आपको जैसा बोला कि 3D वाला ऑगमेंटेड रियलिटी आपको ड्रोन के साथ चाहिए, या आपको वाइड एंगल दिखाना उसके साथ ग्राफिक दिखाना, तो इसके लिए सिमिलर सेम थीम के अंदर 3D के अंदर, मतलब 3D में मल्टीपल सॉफ्टवेयर आप यूज कर सकते हो। कोई उसके अंदर आपको सॉफ्टवेयर जो टेम्पलेट चाहिए वो टेम्पलेट डिजाइन करना है सेम थीम के अंदर, और सेम आइटम AR के अंदर सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन करके उसको टेस्ट करना है। सेम आइटम मैपिंग करने के लिए आपको फ्लोर के लिए आपको फ्लोर का कितना ग्राउंड है उसका मैपिंग करके एग्जैक्टली कितना डिस्टेंस में दिखाना है वो मैप करना होता है। और इस तरह का 2D और 3D ग्राफिक्स हमारा तैयार हो जाता है। और अब शुरू होता है कि फाइनली ऑन एयर दिखाना है। अभी ये हो गया प्री, यू कैन से प्री डिजाइनिंग स्टेज बेसिकली। अब आता है ऑन एयर डिजाइनिंग स्टेज। तो ऑन एयर डिजाइनिंग के साथ हमको हमारा ग्राफिक सिस्टम जो भी प्रोडक्शन सेटअप है उसके साथ इंटीग्रेट करना पड़ता है। यानी कि सपोज तुम्हारा 10 कैमरा सेटअप है लाइव इवेंट के लिए, तो ग्राफिक्स के भी कितने सेटअप लगेंगे बेस्ड ऑन मल्टीपल ग्राफिक्स। अभी एग्जांपल क्रिकेट स्पोर्ट्स है तो उसमें ग्राफिक्स हार्डवेयर भी मल्टीपल लगते हैं और ऑपरेटर भी मल्टीपल लगते हैं। यानी कि एक ग्राफिक्स सिस्टम के ऊपर एक ऑपरेटर रहता है जो ग्राफिक्स को फायर करेगा। सपोज आपको 3 ग्राफिक्स लगाने हैं, 3 ग्राफिक का मतलब एग्जांपल क्रिकेट है तो मेरे को नॉर्मल स्पोर्ट्स ग्राफिक दिखाना है, पिच एनालिसिस दिखाना है, रन एनालिसिस दिखाना, तो अलग अलग ग्राफिक्स सिस्टम आपको लगानी होती है। AR के लिए अलग करीबन 2 से लेकर 5 आदमी मतलब ऑपरेटर्स बैठती है जो एक्सपर्टाइज है सिर्फ ग्राफिक्स के लिए। ये खाली ग्राफिक्स फायर करने के लिए है नंबर ऑफ। अब इनको डाटा चाहिए स्कोरिंग के लिए, तो उसके लिए स्कोरिंग की भी अलग अलग टीम बैठती है। जैसा एग्जांपल हॉकी है तो हॉकी में 2, 3, 4 जन अलग अलग स्कोरिंग के लिए बैठते हैं। क्रिकेट में भी 2 से 4 जन होते हैं। एग्जांपल एक बंदा खाली स्कोरिंग कर रहा है, एक बंदा खाली कौन सा फील्डर कहाँ पे है उसका टैगिंग करता है, बिकॉज हमको कौन सा फील्डर कहाँ पे है वो रियल टाइम दिखाना है, तो उसके लिए भी एक बंदा बैठता है।
हमको AR के लिए 2 बंदे लगते हैं कि मेरे को कौन सा ऐड दिखाना है, हमको ग्राफिक्स ऐड दिखाना है या तो जो भी दिखाना है। तो इस तरह का मल्टीपल टीम्स आपको ग्राफिक की टीम एक इवेंट के लिए लगती है। और फाइनली ये सारा जो ग्राफिक्स है वो प्रोड्यूसर को पता होता है और प्रोड्यूसर फाइनल करता है कि कौन सा ग्राफिक्स मेरे को कब ऑन एयर मिलेगा। तो ये वंस द मैच स्टार्ट्स, सबसे बड़ा रोल होता है प्रोड्यूसर का। वो सारे जन को कमांड करता है और सारे जन इंटरकॉम टॉकबैक के साथ होते हैं। मतलब जो प्रोड्यूसर कमांड देगा वो सारे जिनको समझ में आना चाहिए, उसके बेस पे ग्राफिक्स तैयार होता है। सर आज मुझे लगता है कि आपने सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि बहुत से ऐसे लोगों की जिज्ञासा जो कि मैं ख़त्म कर दी है कि वो, क्योंकि स्पोर्ट्स देखना सबको पसंद है लेकिन किसी को समझ में नहीं आता कि ग्राफिक्स कैसे आ रहा है, कैसे जा रहा है। एक दो बहुत छोटे से सवाल मेरे कि क्रिकेट जैसे मैं देखता हूँ कि एक मैनुअल स्कोर बोर्ड भी ग्राउंड पे होता है और एक चौक उधर चलता है, तो क्या वो आपस में इंटीग्रेटेड होते हैं या दो अलग अलग लोग होते हैं? अभी जो चल रहा है दो ऑप्शन अवेलेबल है उसके अंदर। एक अभी जो चल रहा है वो मैनुअल इंडिपेंडेंट वो लोग करते हैं, लेकिन नाउ डेज बिकॉज ऑफ हमारे पास अभी डाटा है तो हम लोग ग्राफिक्स सिस्टम को मल्टीपल जगह पे भी दिखाते हैं। यानी कि एक मेरा ग्राफिक्स का डेडिकेटेड सिस्टम LED स्कोर बोर्ड के लिए रहता है। तो हमने जो स्कोर बोर्ड का डिजाइन किया हुआ है वो स्कोर बोर्ड एक LED में दिखेगा, तो आपको मैनुअल स्कोर बोर्ड की जरूरत नहीं है। यानी कि मेरा स्कोरिंग का बंदा एक ही रहेगा और ये जो स्कोरिंग करेगा जहां जहां हमने दिया है, एग्जाम्पल क्रिकेट है और काफी जगह पे हमारा ग्राफिक कमेंट्री वाले को भी लगता है। कमेंट्री वाले को लगता है मतलब क्योंकि आप जो भी कमेंट्री सुनते हो इनडायरेक्टली वो बैक एंड ग्राफिक्स है। बैक एंड ग्राफिक मतलब आपको ऑन एयर नहीं दिखता है, लेकिन कमेंट्री वाले को भी उसको हम फ्लूट बोलते हैं। उसका डैशबोर्ड के अंदर सारा कौन सा प्लेयर कितना रन मारा, कौन सा IS है, कितना रन हुआ, सारा डिटेल उसको एक सिंगल स्क्रीन में दिखता है। उसके बेस पे वो कमेंट्री करते रहता है बेसिकली। तो ये ग्राफिक्स का पार्ट मल्टीपल जगह पे जाता है, मतलब डाटाबेस। और यही सेम डाटा अगर वेब के साथ क्लाउड कर लिया, इंटीग्रेट कर लिया, तो आप ऑनलाइन स्कोरिंग भी देख सकते हो। लेकिन जो भी डाटा जाएगा वो सेंट्रलाइज डाटा होता है बेसिकली। तो इसके लिए पूरा आर्किटेक्चर होता है। काफी जगह पे ये जो डाटाबेस मैनेजमेंट है, ग्राफिक्स का पार्ट है, वो लोकल इंट्रा नेटवर्क में होता है क्योंकि काफी जगह पे इंटरनेट नहीं होता है। तो दोनों केस होता है, एक इंटरनेट बेस्ड ग्राफिक सिस्टम भी होता है और एक क्लाउड बेस्ड, मतलब मैंने जो भी स्कोरिंग किया क्लाउड में सेव होगा और इधर भी आएगा। मतलब सब मेरा मल्टी लोकेशन गेम चल रहा है तो एट ए टाइम, और मेरे को तीनों का एनालिसिस भी दिखाना है, देन इट हैज टू बी अ क्लाउड बेस्ड बेसिकली। तो जो आर्किटेक्चर डेवलपमेंट आर्किटेक्चर है वो क्लाउड बेस्ड रहेगा और वो ग्राफिक्स हर जगह पे जाएगा। तो आप कहीं पे भी कोई भी गेम का आपको, मतलब एक ही गेम मल्टी लोकेशन पे चल रही है तो आप वहां का भी डाटा यहाँ पे दिखा सकते हो। यानी बहुत सारे छोटे छोटे एक्सपेक्ट इसके अंदर इंटीग्रेटेड है। अच्छा सर, अब वीडियो एंड करने से पहले एक आखिरी दरखास्त कि जो मेरे जैसी युवा पीढ़ी है जो कि आने वाले समय में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, आपसे बेहतर कोई उदाहरण उनके लिए नहीं है, और उनके लिए एक छोटी सी सलाह, अगर आप एक लाइन या 2 लाइन में एक छोटी सी सलाह अगर उन्हें देना चाहते हैं। दी छोटी सी नथिंग स्पेशल, जैसा मैंने बताया कि स्पोर्ट्स लास्ट 10 ईयर्स में मतलब बहुत ही इंडिया के अंदर अभी ग्रोइंग इंडस्ट्री बेसिकली, और नॉट इन स्पोर्ट्स, मतलब कोई भी फील्ड में आपको आगे बढ़ना है तो देयर इज नो लिमिट। मतलब लेकिन आगे बढ़ने के लिए कोई भी चीज के लिए आपको उस चीज में आपको इंटरेस्ट होना चाहिए कि आपको करना क्या है, वो क्लियर होना चाहिए। जनरली आजकल के युवा लोग आज ये करते फिर ये करते फिर ये करते फिर ये करते और कहीं पे भी नहीं होते। सो आपको वेरी क्लियर होना है कि आपको एक्चुअली करना क्या है। मतलब एक ही हर इंडस्ट्री में मल्टीपल वर्टिकल अवेलेबल है, तो आपको जो चाहिए उस पर फोकस करके उसके ऊपर आगे बढ़ना और उसका एक्सपर्टाइज होना है। और एक्सपर्टाइज करने के लिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, और एक टाइम आप एक्सपर्टाइज हो गए देन देयर इज नो लिमिट फॉर फोकस, क्लैरिटी एंड हार्ड वर्क। बिल्कुल। So you heard the mantra for success from the one and only Viren Chatra sir, who is the CMD, I repeat, who is the CMD of Monarch and has been working brilliantly in the field of broadcasting sports. Once again, thank you so much, sir. I hope you guys had fun, and if you want to keep watching videos like this, so keep watching Power 10.